हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज यूँ तो कॉलिन डे है, लेकिन शुरू में थोड़ी सी हम कुछ खबरें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कल रात गए जो फैटफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसका इजलास भी ख़त्म हुआ और उसके बाद उनका जो एलामिया आया उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के दहशत गर्दों की माली मामलत रोकने के इक़दामात जो हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। ताहम मई 2019 तक पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मावनत, मनी लॉन्ड्रिंग, करेंसी स्मगलिंग रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम करने होंगे। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान दाइश, अलकायदा, जमात-उद-दावा, फलाह इंसानियत, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क जैसी तंजीमों से दरपेश ख़तरात को समझे। तो आपको पता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और अगर पाकिस्तान नहीं ये इक़दाम करेगा तो खुदा ना करे हम जून में, इस साल मई जून में ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। मगर इसी चीज़ को रोकने के लिए कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और उसके बाद जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई। आज ये ख़बर आई कि जैश मोहम्मद, जिसके ऊपर भारत ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो पुलवामा अटैक जो हुआ है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, उसका ज़िम्मेदार है, उसके दफातर जो हैं ख़ुसूसन उसका जो हेड क्वार्टर है बहावलपुर में, उसको हुकूमती तहवील में लिया गया है। वहाँ जो ये ख़बर बहुत बड़ी हुई, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी फैली। सबका ये कहना है कि क्या पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक के तनाजुर में ये कदम उठाए। तो फ़िलहाल ये बात है कि ये फैटफ की जो एलामिया आया है उसकी रोशनी में कदम उठाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान आज कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और आज फ़ौज के ताल्लुकात आमा के जो तर्जुमान हैं मेजर जनरल आसिफ गफ़ूर, उन्होंने एक बात कही है कि हमने इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कराई हैं उसमें हमें ये पता लगा है कि ये हमला जो है भारत में ही उसकी प्लानिंग हुई और भारत में ही एग्जीक्यूट किया गया। मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में जिस शख्स ने ख़ुदकुश हमला किया, आदिल अहमद डार, उसका ताल्लुक़ भी मकबूजा कश्मीर से ही है। ओवरऑल है कि अब पाकिस्तान इन तंजीमों का क्या करेगा। वो साहब कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी मीटिंग हुई है, इस बात पे में बात हुई है और आपको याद होगा कि दो चीज़ें आई थी कि नेशनल एक्शन प्लान की रिव्यू किया जाएगा और दूसरा ये भी है कि उन तशद्दुद पसंद ग्रुपों को जो है मोनोपोली नहीं करने दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान हो या जो 2-3 मीटिंग्स हुई हैं आला सतही इस्लामाबाद में कल भी, उनसे बार बार पाकिस्तान ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी के कहने पे नहीं, बिल्कुल हम अपने इंटरेस्ट में ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि जो अपने इंटरेस्ट में भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो फैटफ के इजलास से पहले ही होती हैं? हाँ। या कोई इस तरह की जब वारदात हो जाती है इर्द गिर्द तो उस वक्त ही होती हैं। ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये ज़ाहिर है कि मुसलसल जारी रहनी चाहिए। और जहाँ तक जैश मोहम्मद का ताल्लुक़ है तो वो तो कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में ऑलरेडी है, तो उसका हेडक्वार्टर तो ऑलरेडी रियासत की तहवील में होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ। अच्छा, यही बात है कि वो बहुत से लोगों ने जब ये ख़बर आई तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि जनाब ये हर दफ़ा होता है क्रैकडाउन, हर दफ़ा हुकूमती तहवील में लिए जाते हैं। भाई कलअदम है तो फिर है फिर उससे उसी तरह ट्रीट किया। बिल्कुल, लेकिन माजी में ये हुआ कि कलअदम तंजीमें अदालत में गईं और वहाँ से भी उन्होंने खैर नहीं, लेकिन जैश के साथ तो ये मामला नहीं, जैश के साथ नहीं हुआ। अच्छा, ये अजीब बात है कि जैश कलअदम भी है, हाँ, और जो सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने उसका उनके सरबराह का नाम है वो ब्लॉक भी कराया। बिल्कुल, ये भी एक एनॉमली है जिसे हमारे दुश्मन इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब जो तय हुआ है वो ये है कि एक डी रेडिकलाइजेशन प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। ये नैप के जो रिव्यू के अंदर, वो तो नेशनल एक्शन प्रोग्राम से शुरू हो गया, हाँ शुरू हो गया था, लेकिन जाहिर है वजूद बहुत सी चीज़ें उसमें नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई, तो दोबारा से, क्योंकि अब जैसे जैश का ही मदरसा अगर आप ले लें भावलपुर वाला, वहाँ तकरीबन 500 बच्चा पढ़ता है, तो उनका जाहिर है वहाँ अब हुकूमती तहवील में आएगा तो उसमें जो है, देखिए जब आप कहते हैं ना डी रेडिकलाइजेशन, उसका मतलब है कि अक्रॉस द बोर्ड जो निसाब है
उस पे नजर सानी की ज़रूरत है। ये नहीं कि जैश का मदरसा बंद कर दिया, फलाह इंसानियत की ये तनसीब जो है वो टेक ओवर कर ली गई, या हिजबुल मुजाहिदीन का जो है वो कर लिया गया, ऐसे नहीं। या तो है या फिर नहीं है। सही बात। वरना जो है इसी तरह होता रहेगा कि जैसे दबाव आता है तो कार्रवाई शुरू हो जाती है। और ये हमें समझना होगा कि हमारे मुल्क के इस वक्त मफाद में, और आई एम श्योर ज़ाहिर है हमारी जो सिविल और फौजी क़यादत है वो हमसे बेहतर ही समझती होगी इस चीज़ को, कि अब वो जिस तरह से आप सिंसियरिटी से भी जब ये स्टेप्स लेते हैं ना, तो ये नहीं नज़र आना चाहिए कि आप कोई वारदात हो गई या कहीं से किसी कॉन्फ्रेंस का या फोरम का प्रेशर आ गया तो उसके फ़ौरन बाद आप इक़दामात कर रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये असल में किसी के डिक्टेशन पे नहीं, खुद ले रहे हैं। फिर ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ऐसा कर रहे हैं आप। और मेरा ख्याल है कि अभी जैसे मेरी जो बात हुई है वो यही है कि दोनों जो क़यादत है सिविलियन और मिलिट्री, कम से कम इस बात पर अब एक पेज पे है। अब नहीं बर्दाश्त करना, इब के जो है इब के नहीं बर्दाश्त होगा, और गोइंग फॉरवर्ड और एक मरबूत प्लान भी दिया जाएगा कि ये दोबारा से ये ना हो, क्योंकि इससे हमने बहुत से माजी में जो स्टेप्स हुए वो हमारे इस तरह से दोबारा से तब कंट्रोल होगा ना जब पहली बार के जो नामुकम्मल चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर ली जाएगा। बिल्कुल। तो जनाब कॉलर्स हैं हमारे साथ, जुबैर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दो सवाल थे। एक तो बात ये थी कि इस वक्त जो नए आईजी साहब आए हुए इन्होंने ट्रैफिक को पहली दफा कराची में थोड़ा सा मॉनिटर करके वो करना शुरू किया, और पहली दफा मैंने इतने अरसे बाद देखा कि गाड़ियां सिग्नल पे रुकनी शुरू हुई। दूसरी बात यह है कि भाई खुदा के वास्ते इन मोटरसाइकिल वालों से तो जान छोड़ा, इन लोगों ने तो पैदल चलने वालों के टकरे मार मार के बेड़ा गर्क कर दिया। एक डाटा छोटा सा कलेक्ट किया था हमने, जिससे पता चला कि रोजाना 50-60 आदमी जो है वो मतलब जख्मी होते मुख्तलिफ शक्लों में मोटरसाइकिलों से, जिस कोने से चाहे निकल कर आ जाते और जैसे चाहे निकलते। तो उनको चाहिए कि मगरिब के बाद भी इन चीजों को देखें, और ऐसी गाड़ियों का डबल पार्किंग, अंधाधुंध पार्किंग, मतलब ये गाड़ियां लोड ही नहीं बर्दाश्त करती। सही, बिल्कुल वो इस चीज को देखें। काम वो बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा सिग्नलिंग कंट्रोल हुई है, गाड़ियां उसमें नॉर्मल में आई है। ठीक। दूसरी बात ये कि कराची की एक ही दुल्हनी आया शाहरा फैसल जी, और गवर्नमेंट आकर उसी शाहरा फैसल की तज़ीन और आइश करती है, बाकी सारी सड़कें टूट फूट का शिकार है। वैसे तो टूटी फूटी सड़कें बहुत अच्छी हैं, इसलिए कि इनकी वजह से हम जैसे हुश लोग जिनके हाथ में गाड़ियां आ गई हैं अंधाधुंध भगाने से थोड़े से बाज रहते हैं। सही। तो बेहतर होगा कि एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का सिस्टम डेवलप किया जाए, और उसके बाद इन सारी चीजों को। इसलिए मैं मतलब ये चाहूंगा कि आईजी साहब काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुदा के वास्ते जरा इन मोटरसाइकिलों को भी कंट्रोल करें जो अंधाधुंध चलाते हैं और 8-8 साल के बच्चे चलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी तजवीज़ पहुंच गई होगी। राहील अशर साहब हैं कराची से ही। अस्सलाम वालेकुम। रजी साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए राहील साहब। अच्छा मैं 2-3 छोटी जल्दी बातें करूंगा। एक तो मैं इंडिया को मैसेज दूंगा, भी मैं एक आर्मी पर्सनल का बेटा हूँ मैं, और मेरे वालिद, मुझे फख्र है कि 1965 की वॉर में मेरे वालिद समेत मेरे मामूद चाचा मिलकर 14 लोगों ने हिस्सा लिया। तो मेरे वालिद उस जगह सीओ थे, कमांडिंग अफसर जहाँ टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई थी। मैं वो कहना चाहता हूँ कि जी ये 71 नहीं है, ना याहिया है, ना हमीद है, ना पीरजादा है, ना नियाजी है। ये 2019 से हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। आप भूल के भी इस तरफ मत आइएगा। हमारे इख्तलाफात जितने मर्जी हों, पर पाकिस्तान सबसे पहले, जो मैंने पिछली हफ्ते कहा था, सबसे पहले पाकिस्तान। अगर इंडिया यहाँ कुछ करेगा तो हम उसकी ईद पे ईडी बजा देंगे, ये पैगाम। दूसरा मैं कहूँगा कि जी ये जो आजकल फिर शोशा उड़ गया, जो मैंने आपको 28 दिसंबर को कॉल की थी कि खुदा के वास्ते पॉलिटिकली करें, गद्दार ना करें। 1956 में देखें हुसैन सोहरावर्दी को आपने गद्दार कह के निकाल के बाहर फेंक दिया, उसका नतीजा क्या निकला? मुजीब आए। मुजीब ने क्या किया? सिंध में अगर पीपल पार्टी आप खत्म करते हैं तो पीपल पार्टी का सपोर्टर पीटीआई को वोट भी देगा, वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जाएगा। इसी तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज का जो वोटर है वो पीटीआई की तरफ नहीं जाएगा, वो ये तहरीक लब्बैक जैसी ये जो तंजीम है इनको तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा देखें। और एक बात और मैं करना चाहूंगा कि जी ये जो अभी सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन जो ये सुनने में आ रहा है, इसका पैमाना क्या होगा? अगर मैं फेसबुक पे ये लिख दूं कि जी इमरान खान एक इलेक्शन में धांधली के जरिए आए तो क्या मुझे उठा लिया जाएगा? दूसरा, एक मीडिया के हवाले से बात करूंगा, आप लोग तो खैर न्यूट्रल हैं, मुझे अगर आप इजाजत देंगे नाम ले तो चैनल कहते हैं साबिर शाकिर है, मीर जाफर, मीर सादिक, नवाज शरीफ, मरियम नवाज को, उनको ये कहने का हक नहीं दिया किसी ने साबिर शाकिर को कि जी आप उठ के
कि उनको कहें कि जी आप मीर सादिक हैं, आप मीर जाफर हैं। अगर आप इतने इमरान के हैं तो अब इमरान के पर्सनल असिस्टेंट लग जाए ना, क्योंकि उनकी बातों से यही लगता है कि जी दुनिया में सबसे बेहतर सिर्फ इमरान है, बाकी सारे। आखिरी बात करूंगा सऊदी अरब के हवाले से कि बड़ा वेलकम विजिट था, हमें खुशी हुई। पर एक बात बता दूं कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। 71 के बाद जब बांग्लादेश को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया था तो बांग्लादेश का एक हाजियों का जहाज जा रहा था सऊदी अरेबिया, तो किंग फैसल शहीद ने वो जहाज बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसको अपने मुल्क में आने दिया कि जी हमने आपके मुल्क को एक्सेप्ट नहीं किया ना पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे तो मैं हाजियों को आने दूंगा वरना नहीं आने दूंगा। तो जहाँ से पाकिस्तान का झंडा लगा। 1979 में क्राउन प्रिंस थे फहद, उन्होंने 40 F-16 के लिए पाकिस्तान डेवलप के पैसे दिए। फिर जब 98 में बम एटमी के धमाके की नवाज शरीफ ने तो किंग अब्दुल्ला क्राउन प्रिंस थे, उन्होंने पाकिस्तान को डॉलर्स भी दिए और उसके बाद ये पेट्रोल भी फ्री दिया। फिर 2013 में जब मियां साहब की हुकूमत आई फिर दिया। तो ये सऊदी अरब किसी एक शख्सियत के साथ नहीं होता है, वो पाकिस्तान के साथ होता है। PTI का है, ठीक है, उनके वक्त में ये आए हैं, पर ये एक इमरान खान के लिए नहीं आए, ये पाकिस्तान के लिए आए। जो PTI वाले बगले बजा रहे हैं कि जी हम ले आए हम ले आए, वो सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल, गॉट यू, थैंक यू। बहुत सारी बातें कही उन्होंने और ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि सहाफ़ियों को न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी जमात का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए ख़ास तौर पर। और ये जो गद्दार, मीर सादिक, मीर जाफ़र कहने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। मसाला इतना तेज़ ना करें कि बाद में मसला हो। नहीं, शर्मिंदगी तो बाद में नहीं होती उस वक्त नहीं होती तो बाद में कैसे हो। लेकिन जाहिर है पैमरा, गुड पैमरा और बैड पैमरा भी तो है। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। मंजूर अहमद साहब हैं कोयटा से। जी मंजूर भाई। जनाब कैसे हैं आप? जनाब खैरियत है। मंजूर अहमद तारण बोल रहा हूँ कोयटा से जनाब। जी सर, फरमाइए। सर उम्मीद है कि आप हमें मौका देंगे। राहिल अशर साहब ने बहुत अच्छी बात ही कही, हमें भी कुछ मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। एक तो सर ऐसे कि कोयटा से आपके यहाँ पिछले दिनों में 2 फोन आए थे हजारगंजी सब्जी मंडी के हवाले से। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे वो जो गरीब माशखोर है उनको बेदखल किया गया और कमीशन एजेंट जो वो सरकारी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं और लोगों से किराया ले रहे हैं जी। और वो माशखोर गरीब तकरीबन 500 के करीब वो इस सर्दियों में आसमान तले बारिश के और बर्फ की वजह से ऐसे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। इसके ऊपर आपने कहा बंदा भेजेंगे, तो सर वो बंदा आप लोगों का भी नहीं आया। वहाँ पे आपका जो टेलीविजन होता है आपने कहा भेजेंगे। अच्छा नहीं, वो मेरी कोताही है, मैं भूल गया था, लेकिन अभी इस प्रोग्राम के बाद मैं उन्हें फ़ोन करके और कहूँगा बस उनको भेज के तफसीली दौरा कर ले। दूसरा फिर कोयटा शहर में एक ऐसा है कि पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले एक कैंपेन चलाते थे कि 5 साल की जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको स्कूल में दाखिल कराया जाए। अभी मार्च से स्कूल शुरू हो रहा है। हमारी तरफ से PSO वालों, पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों को हम कहते हैं कि कैंपेन चलाए, इससे बहुत बच्चे जो स्कूलों में दाखिल हो जाते हैं। बेहतरीन, बिल्कुल, थैंक यू, गुड सजेशन। और बिल्कुल मोहम्मद अजमल हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी अजमल साहब। हेलो, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने शुरू में फाउंडेशन के हवाले से बात की ना, थोड़ी सी अगर आप ऊंचा बोलेंगे सर। सॉरी, मैंने कहा आपने शुरू में फलाह इंसानियत फाउंडेशन के हवाले से बात की जी। बस मैं उसी वाले से बात करना चाहता हूँ कि देखें ये एक ऐसी तंजीम है जिसकी एम्बुलेंसें हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, हॉस्पिटल्स हैं और इतना फलाई काम कर रही है। थरपारकर में इसके कुएं हैं, इन्होंने बलोचिस्तान में एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं जी भाई। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। तो क्यों हम जब भी ऐसा कोई मसला होता है, आप देखें कि जब भी पाबंदी लगी है इन्होंने अदलिया की तरफ रजू किया और अदलिया ने इनको, हमारे यहाँ अदलिया एक आज़ाद अदारा, अदलिया ने इनको जो है ना काम करने की इजाज़त दी है। तो बार बार क्यों हो रहा है सर? हाँ ठीक है, यू वांट टू। अच्छा ऐसा है कि देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर पड़ा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से और उन्होंने इस बारे में बात की है।
इसका बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई थी पाकिस्तान से जिसके बहरहाल जिसके ऊपर ये एक्शन हुआ, और फलाह इंसानियत फाउंडेशन बेशक बहुत अच्छा काम कर रही है, हम भी जानते हैं, लेकिन जब मामला मुल्क का आ जाता है तो क्या करें, रियासत को ऐसा करना पड़ता है। सम हाउ आई नो कि शायद ये कदम जो है ये गलत हो, लेकिन क्योंकि हम बैनुल-अक़वामी बरादरी का हिस्सा हैं, वहाँ हमने कमिटमेंट दी हुई है, अगर यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा या बैनुल-अक़वामी बरादरी हमें कहेगी तो हमें मुल्क की खातिर बहरहाल ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि फलाही इंसानियत जो फाउंडेशन है उसका फलाही काम अपनी जगह, लेकिन अगर गैर पाकिस्तानी अंदाज में आप देखें एक थर्ड कंट्री के तौर पे, तो वो ये कहते हैं कि जी आपके डांडे किन से मिल रहे हैं, लश्कर तैयबा, फिर जमात-उद-दावा, अगर आप इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं तो चलें आप ठीक है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक़ उनसे है तो उनकी जो है हिस्ट्री अब वो गलत है या सही है, लेकिन बैनुल-अक़वामी बरादरी उसको भी देखती है कि भाई, तो इसका मतलब है कि आप जो फलाह का काम कर रहे हैं वो भी हो सकता है पता नहीं उसकी क्या वजह हो। तो ये सारे सवालिया निशान होते हैं। अगर इनका कोई वाज़ेह जवाब होता तो हुकूमत पाकिस्तान ज़ाहिर खुल के कहती इंटरनेशनल फोरम्स में भी कि जी आप जो समझ रहे हैं वो गलत है, ये तंजीमें ऐसी नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर ख़ुद इसे पाबंदियाँ लगा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवालिया निशान ज़रूर मौजूद है जिसे पाकिस्तानी रियासत भी तस्लीम कर रही है। बिल्कुल। एजाज़ अहमद हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी एजाज़। जी सर, पहले तो ज़रार साहब के वालिद की डेथ होगी तो मेरी तरफ से अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन भाई, दुआ कीजिए। मैं बस दो छोटी छोटी चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो सर ये पीटीआई की गवर्नमेंट से इख्तिलाफ है कुछ के ये हर जुम्मे को मोहम्मद बिन कासिम बन के सिंध पे अटैक करते हैं, जबकि उनको पता भी है कि सीटें इनकी पूरी हैं नहीं, कुछ भी एमपीएस कन्विंस कर नहीं सकते, नो कॉन्फिडेंस। आपका इशारा नैब की तरफ है क्या? जी बस नैब और पीटीआई दोनों की तरफ नहीं, नैब और पीटीआई दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। नहीं सर, इंडिपेंडेंट नहीं है नैब ना, तो ये तो आपका मौक़िफ़ है ना। आपको ये पता है कि नैब के चेयरमैन किसकी सिफारिश पे लगे थे? सर सिफारिश पे लगने से मुशर्रफ को भी नवाज शरीफ साहब ने लगवाया था और ज़ियाउद्दीन को भी भुट्टो साहब ने लगवाया था। नहीं, आप मुझे बताएं नैब चेयरमैन किसकी सिफारिश पे लगे थे? सर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ। बस ठीक है। तो मैं आपकी बात देखें, हमने इस चीज़ को कंडेम किया कि जिस तरह उनकी फैमिली के साथ ट्रीटमेंट की गई, और हमने इस बात को भी कहा कि उनको इस्लामाबाद से अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। नैब भी मसाला तेज़ लगाने में मास्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब इख्तियार आदमी के पास आते हैं तो ज़ाहिर है उसके साथ थोड़ा सा नशा भी आ जाता है। और पीटीआई की बातों से मैं सबसे ज़्यादा इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन एक उनका आर्गूमेंट जो है उसका जवाब होना चाहिए कि भाई जो खराबियाँ थी नैब के क़वानीन में, 5 साल आप रहे पीपल्स पार्टी वालों, 5 साल आप रहे नून लीग वालों, आपने अपने दौर में 10 साल में नैब के कानून जो हैं उनको ठीक क्यों नहीं किया? अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो इसका भी ये भी है, लेकिन नैब का कंडक्ट भी कोई मिसाली नहीं है। नहीं वो ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो आर्गूमेंट है ना, हाँ। अच्छा, और फिर ये कि पीटीआई के लोग भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अलीम खान। तो दोनों चीज़ें जो हैं अलग अलग भी हैं, और ऊपर कहीं बहुत ऊपर चले जाए जिसका मुझे पता नहीं है तो वहाँ हो सकता है कि जो जुड़ाव भी हो, लेकिन ये है कि बज़ाहिर अलग अलग सूरत हाल है। चलिए जी, उससे साहब को क्योंकि नहीं पता तो इससे आगे फिर हम बात नहीं कर सकते। एक वक्फ़ा लेते हैं क्योंकि न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है और वापस आएंगे। वेलकम बैक। और शहाद सिद्दीकी साहब हैं कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों की खिदमत में सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो एक तो सबसे बड़ा अलनाक वाक़या हुआ कराची में, वो मासूम बच्चे शहीद हुए खाना खाने से, उनकी ताज़ियत, और ऐसे सदवाब किए जाएं कि आइंदा ऐसा कोई भी हमारे के पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या ना हो। जी बिल्कुल। दूसरा ये कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मसला चल रहा है, आप ये सोचेंगे आज जो इन्होंने
इस टाइप जल्द हमारे यहाँ हर चीज जल्दी हो रही है, या तो बहुत देर कर रहे हैं या बहुत जल्दी कर रहे हैं। एक जल्दी ये कर दी इन्होंने कि भाई आपने आज ही सब इसको बन, उसको बन, इसको बन। इसका मतलब जाहिर ये होता है कि अल्लाह ने करे ये होगा भी नहीं, लेकिन ऐसा कि हमारी कहीं से पॉकेट फटी हुई है, हम जल्दी से सीने बैठ गया उसको इतनी जल्दबाजी में। फिर दूसरे को भी नहीं भी आई देते, अब वो गवाही देते फिरेंगे। देखिए हम जो इशारा कर रहे हैं वो है एक, ये हुआ जल्दबाजी का नतीजा। दूसरा आप देखें नैब ने सिराजुल हक साहब, ठीक है उनको गिरफ्तार किया, सॉरी स्पीकर साहब को, आगा सिराज साहब को सब कुछ किया, लेकिन उसका तरीक़ेकार के बाद ये भाई उनको लेते उनके साथ घर में ले जाते, उनको कहते साहब आपके घर की जामा तलाशी लेंगे, फला करेंगे। ये अब उनकी बच्चियों को या बहुओं को अब ये कल से क्या है आपकी कि सिंध की बेटी की इज्जत और में। अब आप खुद सोचें, आपके घर में पुलिस अंदर बैठी हो, रेंजर्स अंदर बैठी हो और आपके मर्द बाहर हो, तो आप लाख क्लिफिकेशन कहें जी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने वहां बैठा रखा, सिर्फ हमें अदब से सलाम करते रहे। ऐसा नहीं होता, ये इसका गलत हो रहा है। इसमें इससे क्या हो रहा है, नफरतें खामखा की जन्म ले रही है जिससे कोई हासिल उसूल नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इशू बनते चले जाएंगे। खुदा मुल्क को देखें और जल्दबाजी में फैसले, अब ये फैसला कर दिया फिर वो फैसले हो रहे हैं, और इसके पीछे कोई एक माइंड सेट तो है ना। उस माइंड सेट को आप सोचना चाहिए, भाई मुल्क को यूनाइट करना है, मुल्क को अगर बिल्कुल रेजा करना है तो ऐसे 10,000 वाक़या लिया हो, इंशाल्लाह देखो क्या होता है फिर अंजाम। शाहद साहब, काश जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो इस तरह सोचें। हमारे यहाँ दोनों क्यों सोचें लेकिन फिर भी मतलब वही बात है, फिर उस्तादी तो ना हुई, फिर वही ना वही बहरहाल इनकी किसी बात से मैं तो इख्तलाफ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इमरान खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी इमरान साहब। हेलो जी भाई। मेरा नाम जिब्रान खान है। जिब्रान खान है भाई। यार हमें इमरान खान, देखो इमरान खान इज सो मच विद एवरीवन लेकिन बताइए जिब्रान जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज और कल कुछ तंजीमें हुकूमत ने बैन की हैं, वो ठीक है। तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, आप काफी एक्टिव होते हैं, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ, तो उस पर आपने देखा होगा काफी इख्तिलाफ हो रहा है पीटीआई के सपोर्टर्स पर और कुछ तो गवर्नमेंट को मतलब जो क्रिटिसाइज करते हैं। और वो एक तो इस पर हो रहा है कि FATF के लिस्ट के ऊपर हुआ या इंडिया की धमकियों की वजह से हो रहा है जी। और आप जानते हैं कि क्योंकि रिलीजियस मैटर है, इस तरीके से टिकिंग टाइम बॉम्ब होता है और किसी वक्त भी पता नहीं इधर उधर हो जाए मामला। तो इस पर ये नहीं होना चाहिए कि वजीर आजम को एक जैसे कौम से खिताब करते हैं। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हमारे, वो काफी उन्होंने रिसेंटली करते रहे हैं स्पीच, इस तरीके से लोगों को कॉन्फिडेंस मिला, तो ऐसे ही एक खिताब करें और जिसमें वो कहें कि ऐसे मामलात में कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे एक्शन, क्या वजह है। क्योंकि ज्यादातर तो लोग कह रहे हैं FATF की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोइंसिडेंस है कि इंडिया ने भी जब डिमांड किया तो अब कर रही है हुकूमत एक्शन ले रही है। तो इमरान खान के खिताब से मामला ठीक तशफ़ी हो जाएगी लोगों की, आप ये समझ रहे हैं कि क्या नाम है कि कुछ लोग काफी, क्योंकि एक डायरेक्शन आ रही है ना, एक डायरेक्टली नहीं उनके बयान देने से तशफ़ी हो जाएगी जी, हो जाएगी मेरे ख्याल में। इमरान खान साहब बयान दे दीजिए आप, ताकि लोगों की तशफ़ी हो जाए कि आपने आज़ादाना ये फैसले किए हैं, किसी के दबाव में आके नहीं किए। मीर चाकर मरी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए सर। मेरा सवाल है जी, क्या बलूचिस्तान में मिलने वाले मकसूदा लाशों को आप किस नजर से देखते हैं? या आपने रिपीट कर दिया कि देखिए, आपको स्पेसिफिक इंसिडेंट बताएंगे, आप कोई ऐसा वाकया बताएंगे जो हाल में हुआ है? हम जाहिर है कि ख़राब नज़रों से देखते हैं। हाँ, इसका मुख्तसर सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि जाहिर है ख़राब नज़रों से देखते हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात। हाँ। ज़रमीना खान साहिबा हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम ज़रमीना। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। सर मैंने इसलिए जैसे अभी कुछ बहुत दिनों हो गए कि अरमान लोनी शहीद हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी FIR नहीं दर्ज की गई जी। और बहन, इसका मैं सिर्फ जवाब दे दूं आपको, क्योंकि
30 दिन का फोरेंसिक से टाइम मांगा था, वो हम लोग भी उसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम भी उस पर आपको फॉलो अप देंगे। इनसे ज़मीना से बात कराते रहिए। जी फरमाइए। और इसके अलावा ये दूसरी बात ये है कि हर आए दिन जो पश्तून शहीद हो रहे हैं, और आज भी यही वाकया हुआ है कराची में कि पश्तून शहीद हो गए। बेटा वो ज़मीना ये देखो, इसको इस तरह नहीं लिया करें कि जी पश्तून शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तानी में बहुत लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और ये जो फूड पॉइजनिंग का वाकया है इसको बाकी वाकयात से ना जोड़ें कि जी जहाँ भी पश्तून का मरेगा, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, भले किसी भी तरह के नौयत में इंतकाल हो तो वो शहीद हो, ऐसा ना किया करें। बहुत दुख की बात है कि पूरा ख़ानदान जो है वो फूड पॉइजनिंग की नज़र हो गया। इंतहाई दुख की बात है कि जो फूड अथॉरिटी है वो अब भी टस से मस नहीं होगी। जिस तरह के पिछली दफ़ा हुआ कि 2 बच्चे जाँ भाग हुए इसी कराची में और मामला रफा दफा हो गया, इसकी ये बेहिसी जो है इस पे मातम करना चाहिए और इस बेहिसी को रिपीट ना करें, इसके बारे में हम मिलकर काम करना चाहिए। बराए करम इस तरह की ट्रेजेडीज़ को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना करें। मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। कामरान अली साहब हैं नवाब शाह से। कामरान भाई, अभी अगर आप शेर सुनाएं तो प्लीज़ शायर का नाम भी ज़रूर बताइएगा। फरमाइए। सर आज होमवर्क नहीं कर सका, घर से बाहर था, तो नवाज शरीफ से मुतालिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो उस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने की बात की जा रही है। तो इससे पहले परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी ये मुकदमा चलाया गया, उसका क्या हुआ? और दूसरा ये है कि इंडिया का जो मौकिफ है नवाज शरीफ से मुतालिक, उसको तो हम सच समझते हैं, लेकिन बाकी बातों को हम जो है वो डिनाई करते हैं। तो ये क्या हमारा दोहरा मेयार नहीं है? देखिए, एक तो आर्टिकल 6 लग नहीं सकता। आर्टिकल 6 जो है वो आइन तोड़ने पे लगता है। ये किसने कहा है कि आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए नवाज शरीफ? पता नहीं सर, मीडिया पे 2 दिन से यही बातें चल रही हैं। वो मेरे ख्याल में जो उनका वो कोट कर दिया है, उनका इंटरव्यू जो वहाँ हेग में, तो उसके बाद वो हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो डाई डाउन हो गई है और उसका केस से कोई ताल्लुक भी नहीं था। कैसे जफ़र साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमेशा मैं आपको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इशू सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म से डिस्कस किए जाते हैं, और होपफुली आप मेरा इस पे भी ज़रा गौर से बात सुनेंगे। 30 सेकेंड। श्योर। तो जिस तरह आप ये पॉलिटिशियंस और सबके क्लिप्स चला चला के पुराने और नए और इररेलेवेंट किस्म की जो वो बातें करते हैं, सर प्लीज एक अगले 5 दिन के लिए जब आप मंडे से फ्राइडे तक या थर्सडे तक प्रोग्राम करें ना, ये सहाफियों पे क्लिप चलाएं। ये जो आजकल वसीम अकरम के केस में ये लोग लगे हुए हैं, किसी ने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया। अच्छा, सो कॉल्ड बड़े बड़े सहाफी शुरू हो जाएं, तो मैं नाम नहीं लेता। ले यार, क्या हो गया? सर रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन, डॉक्टर मालिक, अच्छा उधर से वो जो सरकारी हज करके आई थी आसमा शिराजी, मतलब इनके आप ये वाले क्लिप चलाएं जो लोग इनके अपने करेक्टर हैं और अपने इर्द मतलब बगैर लॉजिक के बातें करते हैं। एक दिन कोई और बात करते हैं, दूसरे दिन कोई और बात करते हैं, खुद ही सोच लेते हैं कि जी वो बुजदार साहब कैंडी क्रश खेल रहे थे और वो खेलते खेलते उन्होंने डीपीओ और साहिवाल को मुअत्तल कर दी, मुअत्तल कर दी। यार आप इनकी तो किसी दिन 5 दिन के लिए खुदा का नाम है वसतुल्लाह साहब, मुबशिर भाई, और बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, वैसे आइडिया अच्छा दिया है कैसर आपने, और यकीनन हम इसको देखते हैं जरूर। हमारे दिल को तो ऐसे बहुत लगता है। नहीं देखें, जहाँ सहाफियों की नहीं, सहाफियों की, क्योंकि सहाफियों पे भी उतनी जिम्मेदारी है। देखें, हम अगर दूसरों को जज करते हैं और ख़ुद बीच में जज पज करते हैं तो हमारे भी तो एहतसाब होना चाहिए। Who will judge the judge? हाँ, who will judge the judge? We have to judge the judge। हमने मीडिया पे हमेशा से बात तो करते हैं ना कि मीडिया के हालात भी ज़ाहिर है, कोई सोने के धुले हुए नहीं हैं एंकर, और अगर कोई गलत बात करेगा तो बिल्कुल उसको हाईलाइट करना चाहिए।
तो कर किया ना इन्होंने। हाँ तो कर लिया। थैंक यू भाई। कैसे से भाई, बहुत इंटरेस्टिंग आपकी जो है बातें थी, मुझे तो लगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया को जो है अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। आपको लगी और मुझे लगी। अच्छा चले कल फिर मुलाकात होगी, जाहिर है। इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और हाँ, ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।